से सदावत्सले मातृभूमि हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मोदी सरकार। मोदी जी ने जब से 2014 से गद्दी संभाली है, तब से एक आरोप लगातार लगने लगा है। वो ये आ गया है कि मोदी जी फॉरेन पॉलिसी में हिंदुत्व को घुसेड़ रहे हैं या भारत में हिंदुत्व के आधार पर खाई पैदा कर रहे हैं। मैंने scroll.in का एक आर्टिकल पढ़ा और वो आर्टिकल उन्होंने पूरा बताया कि साहब जब से स्वतंत्र हुए हैं हम सेकुलर हैं। सेकुलरिज्म के आधार पर जो भारत के नागरिक नहीं होते, अब आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि ये कम्युनिस्ट फिलॉसफी एजेंडा क्या चल रहा है। मैं स्क्रॉल के एजेंडे को तो मुस्लिम एजेंडा कहता हूँ कि वो मुस्लिम और ईसाई एजेंडा चलाने वाले लोग हैं। क्योंकि उन्होंने, आपको याद होगा, चंदेश्वर का हाथा कानपुर में जब दंगे हो गए थे, मुसलमानों ने चंदेश्वर के हाथे के ऊपर हमला कर दिया था, जहां मुट्ठी भर 200-300 परिवार हिंदुओं के थे। उसमें scroll.in से कुछ लोग आए थे और उन्होंने वो एक आर्टिकल छापा था, जिस आर्टिकल को देखकर कुछ लोगों ने एफआईआर भी की थी। वो हो पाई थी, नहीं हो पाई थी, लेकिन थाने में एप्लीकेशन दिया था कि उन्होंने किस प्रकार से उसको एंटी मुस्लिम सिद्ध किया था कि भाई किस प्रकार से हाथा एंटी मुस्लिम है। और खासतौर से जो कंप्लेनेंट था, कंप्लेनेंट के बारे में कहा कि वो कंप्लेनेंट ये कह रहा है कि वो कुछ जानता ही नहीं। मैंने 10 scroll.in जब वहाँ पहुँचा था, लोगों ने मुझे बताया था, तो भी मैंने कहा था कि निश्चित रूप से भले ही आपने कोई भी स्टोरी उनको दी हो, उनकी स्टोरी एक सिंपल, उनका क्राइटेरिया है, उनका सिंपल एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि वो भारत में मुसलमानों के संरक्षण को लेकर चाहे जो हो जाए, दोषी वो इस पक्ष मेजॉरिटी को ही बताते हैं। और ये वो इस बात का फंडिंग करते हैं, इस बात की फंडिंग उनके पास आती है, विश्व भर में वो अपने आर्टिकल्स को बेचते हैं, भेजते हैं, ऑनलाइन मैगजीन उनकी होती है, और वो पूरे विश्व से एक पैसा आकर्षण करते हैं। क्योंकि हम विश्व के थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी हैं, लेकिन कम्युनिटियां तो दो ही मानी जाती हैं, एक या तो मुसलमान है या ईसाई है। मुसलमानों ने भारत को 500 वर्षों तक रौंदा और ईसाइयों ने भारत को 200 से 250 वर्षों तक रौंदा। इसलिए लोग लगातार संसार में, अगर कोई अपने आप को सभ्य राष्ट्र मानता है तो वो ईसाई मानता है, ये तो उसकी इंटरनेशनल लॉ की पॉलिसी में है। और अगर मुसलमानों की बात करें तो वो कहते हैं हम ही केवल एक मजहबी इंसान हैं, बाकी तो आप है नहीं। मैंने आपको उस दिन एक रिसर्च भी बताई थी जिसमें ये कहा गया था कि 60 से ऊपर देश ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में हिंदुओं को कोई मजहब नहीं बताते हैं। कहते हैं कि हिंदू कोई मजहब नहीं है, हिंदू कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये 60 से ऊपर देशों को कहा गया है कि भाई वो ऐसा मानते हैं। हिंदुस्तान को कबीला मानते हैं, सांप सपेरों का देश मानते हैं, बहुत बैकवर्ड पिछड़े हुए, ऐसी पब्लिसिटी संसार में कर दी गई। हालांकि नासा में 25% से ऊपर हिंदू हैं। विश्व के जिस स्थान पर भी जाएंगे डेवलपमेंट की क्राइटेरिया में, वहाँ आपको हिंदुओं का गढ़ मिलेगा, क्योंकि हिंदू प्रोग्रेसिव है। हिंदू एक ऐसी मानसिकता का व्यक्ति है जिसके पास कल्चरल रिचनेस और आध्यात्मिक रिचनेस और साइंटिफिक रिचनेस, वेदों को पढ़ने वाले लोग, भारत के शास्त्रों को पढ़ने वाले लोग, आज भी जो लोग ये कहते थे ये कपोल कल्पनाएं हैं, वो आज उन पर रिसर्चें कर रहे हैं। उनकी रिसर्चों को करने के लिए हिंदुस्तान से ज़्यादातर साइंटिस्ट जाते हैं। इसलिए जब मोदी सरकार बैठी और उसने सरकार ने यहाँ आकर इसरो को बल देना शुरू किया, तो आप सोच सकते हैं कि अब हमने अभी 2 दिन पहले तो सूचना ये भी आई कि इसरो अब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भी बना लिए हैं, जिसको RLB कहते हैं। ये एलन मस्क की कंपनी का 50% खर्चा लेता है, विश्व में सबसे सस्ता है। आजकल तो जो कंट्री बहुत मार्जिनलाइज हो गए हैं, ब्रिटेन जैसे लोग, वो तो सारे के सारे सैटेलाइट हमसे ही लॉन्च करवा रहे हैं। आप सोच कर देखो कि आज़ादी से 2014 से पहले टोटल हमने 30-32 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, 50 किए थे, और आज की तारीख में अभी 2014 के बाद 2022 तक, 2022 के दिसंबर या जनवरी फरवरी 2023 कह लीजिए, तब तक हम लगभग 600 सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं पूरे विश्व में। उससे हम कमाई कर रहे हैं, विश्व का सबसे सस्ता हम करते हैं। स्पेस के मामले में, अभी एस्ट्रोलॉजी के मामले में, खगोल शास्त्र के मामले में आज भी हमारे ग्रंथ
की रिचनेस संसार भर को आकर्षित करती है। लेकिन साहब फिर भी भारत कोई आइडेंटिटी नहीं है, ऐसा विश्व भर को बताया जाता है। मोदी जी के बैठने के बाद उन्होंने विश्व भर में जो भ्रमण किए और हिंदू कम्युनिटी के साथ या भारतीय कम्युनिटी के साथ उन्होंने जो कार्यक्रम किए, चाहे वो कार्यक्रम यहाँ के हों या मेडिसन स्क्वायर के हों, अमेरिका के, कनाडा के और यूरोप में, सब जगह जो कार्यक्रम मोदी जी ने करने शुरू किए और वहाँ ये बताया कि विश्व आपकी तरफ देख रहा है, आपकी एंशिएंट कल्चर की तरफ देख रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ही भारत में ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर बनाया गया है। और वो ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर WHO से रिकॉग्नाइज्ड है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत महारथी है। आज भी किचन में सारे ग्रंथ हमारे हैं, क्रंच किचन में सारी मेडिसिन हैं। अगर किचन का इस्तेमाल सही से करना भारत के लोग सीख लें, जैसा कि भारत में हुआ करता था, तो हमको किसी आज की मेडिकल साइंस की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ ऑर्गन या तो काटना जानता है, पीटना जानता है, ब्लड निकालना जानता है, एंटीबायोटिक देना जानता है, इसके अलावा उसके पास कोई इलाज नहीं है। वो ट्रांसप्लांट करना जानता है। जबकि हमारे शास्त्रों के अनुसार जब हम किचन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका उपयोग भारत में न किया जा सकता। कुल मिलाकर बात ये आती है कि सरकार पूरे विश्व में जो भारतीयता की बात करती है या मोदी जी भारतीयता की बात करते हैं, उसको बहुत बड़े स्तर पर क्रिटिसाइज करने का काम लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भारत तो सेकुलर कंट्री है और आप ये एंशिएंट कल्चर की बात करते हो। एंशिएंट कल्चर से उनका तात्पर्य है कि हिंदुत्व की बात करते हो, भारतीय शास्त्रों की बात करते हो। जब आप भारतीय शास्त्रों की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हिंदू शास्त्रों की बात करने लगते हैं, तो हिंदू फोबिया आपको है, आप ऐसा करते हैं। मोदी सरकार ने जो आरोप लगते आए कि 75-70 वर्ष सरकारें रहीं, उन्होंने कभी भी हिंदू फोबिया का इस्तेमाल संसार में नहीं करा। यहाँ तक कि राजीव गांधी जब गए तो उन्होंने तो कहा कि भाई हमने तो शादी कर ली है, मैं तो क्रिश्चियन हूँ। ये भी बात है कि नेहरू जी बाय डिफ़ॉल्ट हिंदू अपने आप को कहते थे, वो कश्मीरी पंडित थे, बाय डिफ़ॉल्ट हिंदू। यहाँ तक कि वो कश्मीरी पंडित होने के नाते उन्होंने कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा गवा भी दिया था, 370 भी वो ले आए थे। ऐसे डिफ़ॉल्टर हिंदू वो अपने आप को बताते थे। तो जाहिर सी बात है कि विश्व भर को वो ये मैसेज नहीं दे सकते कि भारत कोई एंशिएंट कल्चर है। भारत संसार की सबसे पुरानी सभ्यता, जीवित सभ्यता है। लोग कहेंगे मेसोपोटामिया था, लोग कहेंगे कि वो बेबीलोनिया था, लोग कहें, लेकिन जीवित संसार की सबसे पुरानी सभ्यता अभी भी कौन सी है? वो सिर्फ हिंदुत्व है, वो सिर्फ हिंदुस्तानी सभ्यता है। अब ये लोगों को अच्छी नहीं लगती, इसलिए एक कल्चर, जब अब मैं एक चैनल पर बैठा था, मैंने कहा कि आप राम और कृष्ण के वंशज हैं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो उनका वंशज हूँ, आदम हव्वा का। अब आदम हव्वा का वंशज हूँ, आप सोचिए कि आदम हव्वा का भारत में 500 वर्ष पहले ना आदम था, ना आदम की जात थी, ना आदम को कोई जानता था। और अगर आदम भारत में आया भी था तो फिर आदम का घर वापसी हो गई थी, क्योंकि आदम तो हिंदू हो गया होगा, ऐसा वो कुछ मौलाना क्लेम कर रहे थे कि वो बार बार प्रयास हुआ तो वो सब हिंदू हो गए, यानी कि भारतीय कल्चर के सामने कभी चले नहीं। आज ये मुट्ठी भर लोग ये कहना शुरू कर रहे हैं कि वो भारतीय कल्चर को बदल देंगे। इतिहास गवाह है कि भारतीय कल्चर को जिसने बदलने की कोशिश की, या तो वो खत्म हो गया या वो भारतीय सभ्यता में हजम हो गया। तो या तो वो खत्म होगा या फिर हजम होगा। ये डिफाइंड है, ये हजारों वर्ष का इतिहास है। चाहे शकों की बात करें, चाहे संवतों की बात करें, चाहे हम हूणों की बात करें, जो भारत में आया या तो खत्म हुआ या हजम हुआ, लेकिन वो हो हिंदू ही गया। अब इस विषय पर लैनचेस्टर में हमला हुआ, इंग्लैंड में, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने उस पर बात करी। ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ, ऑस्ट्रेलिया में विदेश मंत्रालय ने बात करी, वहाँ एम्बेसी ने बात करी, उनके प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री ने बात करी। कनाडा में हुआ, खालिस्तानियों ने जो किया, या जो हमारी एम्बेसी के ऊपर हुआ, वो तो लोग कहेंगे भाई एम्बेसी के ऊपर वो तो राष्ट्रीय था, लेकिन मंदिर जो वेंडलाइज हो रहे हैं विश्व भर में, उन के विषय में भारत सरकार ने दृढ़ता के साथ बात करी। अब लोगों का कहना है कि जो लोग वहां रहते हैं वो भारतीय नागरिक नहीं है, हिंदू होने के नाते आप उनसे क्यों ऐसा कह रहे हैं? और वो जब अगर भारतीय नागरिक नहीं है, वो केवल हिंदू है, तो फिर वो आप क्यों, आप तो सेकुलर हैं, आप कौन से हिंदू राष्ट्र हैं, तो आप सेकुलर होने के नाते क्यों ऐसा कह रहे हैं? ये सब आप गलत कर रहे हैं। ये बात स्क्रॉल की पूरी स्टोरी में आई,
लेकिन सरकार नहीं मानी, सब कुछ चल रहा है। हुआ क्या कि ब्रिटेन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक प्रकरण हो गया, जैसा आपने पहले भी सुना होगा, ऑक्सफोर्ड में हो गया, कैम्ब्रिज में हो गया। अगर हमारा कोई लीडरशिप वहाँ डेवलप हो रही होती है, कुछ बच्चे वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका विरोध वहाँ करते हैं। ऐसा ही करण कटारिया नाम का एक बालक जो हरियाणा का रहने वाला था, हरियाणा के गुड़गांव का, करण कटारिया वहां चुनाव लड़ना चाहते थे। वहां की इलेक्शन कमेटी ने उनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया। करण कटारिया ने एक ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट में करण कटारिया ने यह कह दिया कि देखिए, हम हिंदू होने के नाते इन्होंने हमारा ये किया है। अब वो जो ट्वीट हुआ था, भारत का नागरिक है, भारतीय निवासी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पहले मेरा विचार है पढ़ने क्यों गया, पढ़ने गया, चलो यहाँ भारत में ऐसा चलता है, पढ़ने गया क्योंकि भारत की एक स्वभाव है, हमें विदेशी देवता बहुत अच्छे लगते हैं, विदेशी राइटर बहुत अच्छे लगते हैं, विदेशी संप्रदाय बहुत अच्छे लगते हैं। तभी तो यहाँ क्रिश्चियनिटी डेवलप हो रही, तभी तो यहाँ ईसाइयत डेवलप हो गई, और तभी तो यहाँ लेनिन आ गया, तभी यहाँ कार्ल मार्क्स आ गया, तभी यहाँ आ गया माओ। नहीं तो ये कहाँ से, भाई भारत से इनका लेना देना नहीं है, भारत कहाँ से इनको पूजने लगा, कौन आइडल बन गए। लेकिन भैया भारत में विदेशी चीजें अच्छी लगती हैं, इसलिए हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि ये कल्चर भारत का बन गया नेहरू सरकार के टाइम पर। और इस कल्चर को तोड़ने की आवश्यकता, तोड़ने का प्रयास भी सरकार कर रही है, इसलिए विदेशी यूनिवर्सिटियों को भी भारत में कैंपस खोलने की अनुमति दी थी, भैया यहीं रहो, यहीं पढ़ो। और उसको जो विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में खुलेगी, वो जाहिर सी बात है कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करेगी। तो फिर आप डिग्री भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लीजिए, लेकिन भारत में रह के रहिए, कम से कम भारतीय सभ्यता तो अपने पास रखिए। करण कटारिया को वहां डिफॉल्टर घोषित कर दिया या वहां को इनएलिजिबल घोषित कर दिया। इस बात को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने और एम्बेसी ने वहां सरकार से बात करी। पहले तो करण कटारिया से वो मिलने गए, करण कटारिया की पूरी ग्रीवांस सुनी, पूरी ग्रीवांस सुनने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बात करेंगे। ये बात भारत के लोगों को अच्छी नहीं लगी। वो ये किस बात पर कि भाई हिंदुत्व के नाम से बाहर कर दिया, आप हिंदुत्व की फिलॉसफी क्यों कर रहे थे, आप हिंदुत्व के वहां प्रणेता क्यों हैं, आप क्यों अपनी जाति बिरादरी की बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं उनमें शामिल हो जाते हैं। अरे भैया, भारत विश्व को प्रभावित करने गया है, भारत विश्व से प्रभावित होने नहीं गया। अगर भारत विश्व को प्रभावित करने गया है तो फिर प्रभावित करेगा। और जो मोदी जी ने 2014 के बाद कहा, वो जो सर्वे भवन्तु सुखना कहते हैं, भारतीय मंत्रों के आधार पर वो अपने बौद्धिक देते हैं, विश्व को उन्होंने जिस प्रकार से यूएनओ से लेकर सभी फोरमों पर प्रभावित करके रखा है, ये तो अद्वितीय है। पिछले 1000 वर्षों में ये पहली मर्तबा सही से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किया नहीं गया, वाजपेयी जी ने करने की कोशिश की, वाजपेयी जी गए तो उन्होंने हिंदी में पहला भाषण दिया, आजकल मोदी जी भी वैसा कर रहे हैं, तो करने की कोशिश की। लेकिन आज की तारीख में मोदी जी उस विषय को सही से उठा पा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। भारतीय फिलॉसफी को विश्व को याद दिला रहे हैं, भारत के संस्कारों को विश्व को याद दिला रहे हैं, भारत किस स्टेज पर है ये याद दिला रहे हैं, भारत की एंशिएंट फिलॉसफी क्या है ये याद दिला रहे हैं, और विश्व को बता रहे हैं कि हमने तुमको बुद्ध दिया, तुमने हमको युद्ध दिया, और अब हम विश्व को शांति देना चाहते हैं, हमको फॉलो करो। ये बात भारत में रहने वाले कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन मोदी सरकार का ये सीधा तमाचा करण के मामले में मुझे लगता है कि पूरे विश्व को आकर्षित करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।